हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जो परफॉर्मेंस है उस पर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। क्या हमारे रिजल्ट्स रहे, क्या पीएनएल रहे और कौन कौन से स्ट्रेटजीज मैंने यूज किए, कैसे जो चैलेंजेज है उसको ओवरकम किया है। एक ऑप्शन बाय के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। 2022 से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 3 साल यहाँ कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग करते हुए। और इस 3 साल का जर्नी रहा है, काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा है मेरे लिए अभी तक एज एन ऑप्शन बायर। और जो लोग भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, जो माई ट्रेडिंग जर्नी प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी कन्वे किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे मैंने जर्नी इनिशिएट किया था और स्लो एंड स्टडी उसको आगे प्रोसीड किया था। 2022 में मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं इंजीनियरिंग जॉब में था आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT गुवाहाटी। और उसके बाद से फुल टाइम ट्रेडिंग जब मैंने इनिशिएट किया था तो वहाँ पे मेरे पास केवल 1 लाख ही सेविंग था, जो पीएफ का पैसा था। 2 लाख मैंने दोस्तों से अरेंज किया था और वो 3 लाख कैपिटल से मैंने इनिशिएट किया था। मेरा मोटो कुछ ऐसा नहीं था यहाँ के रातों रात करोड़पति बनना है। मुझे स्लो एंड स्टडी एक कंसिस्टेंट मनी मेकिंग स्ट्रेटजी पे वर्क करना था और उस चीज़ पे मैंने वर्क किया, इसीलिए मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है। हो सकता है किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा फैंसी स्टोरी ना हो या फिर बहुत बड़ा कोई अमाउंट जनरेट नहीं दिखता हो 3 सालों में, लेकिन मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा ये जर्नी, क्योंकि मैंने पहले से ही ये स्ट्रेटजी बनाया था कि पहले 4-5 सालों में मुझे मार्केट का एक्सपीरियंस लेना है वहाँ पे और ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, मार्केट को समझना है विद कंसिस्टेंट इनकम, ताकि वहाँ पे जो मेरा माइंडसेट रहे वो भी सही रहे और एक प्रॉफिट भी जनरेट होता रहे। इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने वर्क किया, यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटजी पे मैंने वर्क किया और धीरे धीरे जैसे मेरी साइकोलॉजी और अच्छी बिल्डअप होती गई, वहाँ पे मुझे रिजल्ट भी मिलता गया। मेरे करियर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जहाँ पे मैंने बहुत बड़ा लोन लिया हो, फिर वहाँ से निगेटिव गया हूँ और वहाँ से फिर से डिप्रेशन के बाद से आके यहाँ पे करोड़ों जनरेट किया हूँ। एक सिंपल छोटे कैपिटल से मैंने इनिशिएट किया था और उसी छोटे कैपिटल से आज भी मैं वर्क करता हूँ। आज भी जो मेरा जो कैपिटल रहता है वो 5 लाख के अराउंड ही रहता है। तो एक छोटे कैपिटल से कैसे बार बार रीजेनरेट किया जाता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ROI, उसको मैंने अचीव किया पिछले 3 सालों में डिफरेंट मार्केट साइकिल में। वो मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट रहा और वही चीज़ मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ जो भी मेरे मेंटरशिप में हैं। उनको यही चीज़ सिखाता हूँ कि कैसे पहले हमें कैपिटल बिल्डअप पे वर्क करना चाहिए, जो हमारा बैकअप है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मार्केट का एक्सपीरियंस लेना चाहिए 3-4 सालों तक, और उसके बाद से हम बड़े यहाँ पे सपने देख सकते हैं कि कैसे हमें उसको ग्रोथ रेट को फास्ट करना है या फिर बड़े टारगेट्स को अचीव करना है। लेकिन वो तभी होगा जब आप मार्केट को सफिशिएंट टाइम देंगे, एक इनफ एक्सपीरियंस लेंगे मार्केट से और धीरे धीरे अपना बैकअप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, एक कंसिस्टेंट मनी मेकिंग अप्रोच पे आप आएंगे। लेकिन आप अगर सडनली सोचेंगे कि यहाँ रातों रात अमीर बनना है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट है। यहाँ पे फिर वो गैम्बलिंग अप्रोच हो जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा खराब रिजल्ट्स या फिर कैपिटल ड्रॉ डाउन के चांसेस रहते हैं। तो उस चीज़ पे मैंने कभी फोकस नहीं किया है। जो मेरा फोकस रहा यही रहा है कि स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ विद कंसिस्टेंट मनी मेकिंग, और उसमें मैं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा हूँ। यहाँ पे अगर पूरा जब स्टेट्स यहाँ पे बात करूंगा, क्या मैं स्ट्रेटजी यूज़ करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे सिंपल स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए भी ये चीज़ें अचीव किया जा सकता है। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा, तभी जाके वो रिजल्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे 3 साल के जो अगर स्टैट्स की बात करें यहाँ पे, तो जो पहला साल का जो मेरा पीएनएल था, मैंने 1 लाख पीएफ से स्टार्ट किया था और 2 लाख मैंने अरेंज किया था। स्लो एंड स्टडी मैंने 3 लाख कैपिटल से अपना इनिशिएट किया था और उसको धीरे धीरे 5 लाख के अराउंड किया था। और उसके बाद से ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे जो मेरा कैपिटल रहा है थ्रू आउट द ईयर्स, वो कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख के आसपास रहा है। और उस 5 लाख से मैं जब भी प्रॉफिट जनरेट होता है वहाँ पे डीमैट में ज़्यादा नहीं रखता हूँ, उसको मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। ये चीज़ जो प्रीवियस पीएनएल वीडियोज़ में भी मेंशन्ड है, जो लोग पहले से देखे हैं उनको पता होगा। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में जैसे मैंने इनिशिएट किया था, वहाँ से मुझे 11 लाख का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर में। और 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 21 लाख का समथिंग प्रॉफिट हुआ था, जो 5 लाख के कैपिटल से ही अगेन हुआ था। और 2024-25 में भी मैंने 5 लाख कैपिटल से ही इनिशिएट किया था और इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट्स रहा है वो 16.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे कैसे मैंने 1 लाख जो पीएफ का पैसा था उससे मैं 51 लाख से ज़्यादा का भी प्रॉफिट जनरेट किया है। ये काफ़ी सेटिस्फाइंग रहता है जब आप छोटे कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करते हो। तो भले ही आपको वो अमाउंट कम दिखे कि 3 सालों में 51 लाख ही जनरेट हुआ है, लेकिन काफ़ी सेटिस्फाइंग इसलिए रहता है कि मैंने कहाँ से इनिशिएट किया था और कैसे मैंने इनिशिएट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्यूमुलेटिव एक कर्व है यहाँ पे, जैसे मैंने 2022 से स्टार्ट किया था और आज इस स्टेज पे अभी पहुंचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस कैरियर में डिप नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं जो रेड सर्कल से यहाँ पे मार्क हैं, ये
निगेटिव मंथ्स है मेरे, और आउट ऑफ 36 मंथ जो अभी तक अप्रोक्सीमेटली मैंने ट्रेड किया है, यहाँ पे 4 मंथ्स ऐसे रहे हैं जो निगेटिव में रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप 32 जो ऐसे मंथ रहे हैं वो पॉजिटिव्स रहे हैं। तो एक ऑप्शन बायर के लिए रिजल्ट खराब नहीं है, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं कि अगर आप 36 मंथ में 32 मंथ्स पॉजिटिव रहते हैं और वहाँ पे पॉजिटिव हर ईयर आप जनरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेटेजी साउंड है। यहाँ पे बस आपके साइकोलॉजिकली और बेटर कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट्स यहाँ अचीव किया जा सकता है, ये हमेशा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो कौन से ऐसे इंप्रूवमेंट्स और हो सकते हैं और कैसे और मॉडिफाई किया जा सकता है अपने स्ट्रेटजी को, इस पे हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे आगे चल के। सो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डाटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलरेडी ये चीज़ मैंने बताया हुआ है कि जो अकाउंट है वो 2 अकाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अकाउंट जो है उसमें अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का डाटा अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ अप्रैल 1 से यहाँ पे 31 मार्च तक का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट रहा है वो 9.38 लाख का प्रॉफिट था। फर्स्ट 6 मंथ में इस अकाउंट से मैंने ट्रेड किया था। और उसके बाद जो सेकेंड अकाउंट है यहाँ पे वो आपको अगर शो करूँ तो यहाँ फिर से अगर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल 1 टू मार्च 31, तो लास्ट 6 मंथ मैंने इस अकाउंट से ट्रेड किया था और यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेटेड है वो 7.23 लाख का प्रॉफिट जनरेटेड है। तो दोनों अकाउंट को अगर कंबाइनली देखा जाए तो ईयरली अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 16.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट है, और ये चीज़ फेब के मंथ तक 19.5 लाख का प्रॉफिट था। सो जो मेरा ईयरली टारगेट था यहाँ पे वो 18 लाख का टारगेट था और वो फेब के मंथ में अचीव हो चुका था। सो 19.5 लाख का प्रॉफिट था, तो वहाँ पे मैंने 1.5 लाख का अपने कैपिटल पे रिस्क लिया था यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ स्केलिंग का सोचते हैं यहाँ पे। और मार्च में वो चीज़ मैंने करने गया था और वहाँ पे वो डिसीजन मेरा हॉरिबली रॉन्ग गया। और मार्च का अगर केवल पीएनएल आपको यहाँ पे शो करूँ मैं तो आपको वो चीज़ क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे मार्च का पीएनएल अगर यहाँ पे शो करूँ तो अभी तक का सब मंथली लॉस वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे अचीव हुआ है मुझे 2.43 लाख का यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लॉसेस रहे वो लास्ट 3 दिन में ही लॉसेस यहाँ पे पाइल अप हुए थे। सो अगर लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन अगर हटा दें यहाँ पे, सो यहाँ पे जो मंथली रिजल्ट था वो पॉजिटिव में ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद से सीरीज ऑफ बड़े लॉसेस यहाँ पे फिर से यहाँ पे फॉलोअप में आए। तो ये चीज़ मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी भी आपको एक बड़ा लॉस हो जाए तो थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच यहाँ पे लेना पड़ता है और थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जितना एग्रेसिव आप अप्रोच करेंगे मार्केट को वहाँ पे उतने ही ज़्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं। और बड़े कैपिटल होने बड़े क्वांटिटी साइज होने की वजह से वो चीज़ मुझसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हुआ, साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, उसके वजह से सीरीज ऑफ बड़े लॉसेस यहाँ पे हुए और वहाँ पे जो मंथ एक पॉजिटिव में जा रहा था वहाँ पे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ मात्र 3 दिन में। तो ये चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन बाइंग में अगर साइकोलॉजी आपकी ख़राब है तो बेटर है कि आप ब्रेक लीजिए या फिर वहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच लीजिए, अदरवाइज वहाँ पे लॉसेस करने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। सो ट्रेडिंग भी एक ड्राइविंग के जैसा चीज़ है कि जब भी हमें रैश ड्राइविंग होता है या फिर हम कभी भी ऐसा लगे कि स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर एक्सीलरेटर पैडल पे हम ज़्यादा हार्डली प्रेस कर दिए हैं तो वापस से हमें ही फिर से वो सिचुएशन कंट्रोल में लाना पड़ेगा, स्टीयरिंग को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, जो ब्रेक्स हैं उसको अप्लाई करके अपना ड्राइविंग को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। सिमिलरली ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हो जाए आपको तो फिर से आपको ट्रैक पे लाना पड़ेगा। और जो क्यूमुलेटिव कर्व था वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले कुछ लॉसेस हुए, मंथ नेगेटिव रहे, उसके बाद से फिर से मैंने बाउंस बैक किया है। सो सेम अप्रोच यहाँ पे फिर से मुझे लाना पड़ेगा कि अगर एक बार मिस्टेक हो गया है तो ज़्यादा उस पर इगोइस्टिक नहीं बनना है या फिर ज़्यादा यूफोरिक जोन में नहीं जाना है कि फिर से मैं उसको तुरंत अचीव कर लूँ। फिर से स्लो एंड स्टडी जो आपका एक विनिंग अप्रोच है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप 1-2 साल एक विनिंग अप्रोच पे जब काम करेंगे देन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। कभी भी आप इन केस अगर किसी मार्केट साइकिल में या फिर किसी एक्सपेरिमेंटेशन में आपका अगर लॉस हो जाता है तो फिर से आप वापस से ट्रैक पे आ जाओ। लेकिन अगर सपोज अगर वो चीज़ मिसिंग रहेगा तो एक बार जैसे लॉसेस कन्वर्ट होते हैं वहाँ से फिर सीरीज ऑफ बैड मंथ स्टार्ट होते हैं और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है मेंटली भी और फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब क्रिएट करता है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक विनिंग अप्रोच हो। सो जो आप 1-2 साल काम किए हो जिस अप्रोच पे अगर वो आपके पास है देन उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। और आप देखेंगे जहाँ पे भी जो कैरियर में मेरे डिप आए हैं उसके बाद से एक अच्छा बाउंस बैक भी किया है मैंने और फिर जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको भी मैंने कम किया है।
तो ऐसा नहीं है किसी ट्रेडर के कैरियर में डिप्स नहीं आएंगे या फिर बैड मंथ्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर से हमें वापस से अपने ट्रेडिंग को ट्रैक पे लाना है। सो उसके बाद से देखेंगे मंथ जैसे ही ये निगेटिव कंप्लीट हुआ, अभी तक का देखेंगे जो अप्रैल का मंथ रहा है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग और वोलाटाइल, फिर भी जो एक विनिंग अप्रोच है उसके हेल्प से आप देखेंगे मंथ अभी तक थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच में यहाँ ठीक जा रहा है। तो फिर से हमें वापस से ट्रैक पे अपने ट्रेडिंग को लाना ही पड़ेगा। और तो जब भी आपके पास एक विनिंग अप्रोच होगा तो ये हमेशा एक एडवांटेज देने वाला है कि आप जब भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और वापस से ट्रैक पे आना चाहेंगे, वो चीज़ आपको फिर से खींच के आपको ट्रैक पे लाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पहले एक आपको अप्रोच बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप कंसिस्टेंट पैसा जनरेट कर पाए मार्केट से, किसी भी मार्केट साइकिल में, चाहे विक्स 13 हो या फिर 20 हो 22 हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास एक विनिंग अप्रोच है तो उस चीज़ को किसी भी मार्केट साइकिल में अचीव किया जा सकता है। कैसे आप साइकोलॉजिकली इंटैक्ट रह के मार्केट से एक कंसिस्टेंट पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो चीज़ सीखना यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी आप लॉन्गर फ्रेम में मार्केट में बने रहेंगे। अदरवाइज कोई ऐसा जरूर साइकिल आएगा जहाँ पे मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और वहाँ पे हमें मार्केट से बाहर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जितना सिंपल अप्रोच पे वर्क करेंगे आप, जितना अपना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये चीज़ अचीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और यही चीज़ मेंटरशिप में मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। अपनी साइकोलॉजी को सही करें, अपने टेम्परामेंट पे वर्क करें, और जो एक सिंपल मेथड है केवल उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हमें बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स नहीं चाहिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जो भी ट्रेडिंग मैंने समझा है पिछले 3-4 सालों में वो यही है कि 80 नहीं बल्कि 90% जो रोल है वो माइंडसेट एंड टेम्परामेंट का है यहाँ पे, और केवल 10 या 15% ही रोल जो है हमारे स्ट्रेटजी का है। वो भी अगर काफ़ी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेटजीज है तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। बेटर है सिंपल एक फिक्स स्ट्रेटजी आप यूज़ करें और उसके अराउंड जो फिक्स करने वाले पैरामीटर्स हैं, ट्रेडिंग पैरामीटर्स हैं, सपोज आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, किस मार्केट साइकिल में कितने क्वांटिटी को मैनेज कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों को अगर फिक्स रखेंगे देन जो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या फिर पैरामीटर्स हैं जैसे एंट्री, एग्जिट, रिस्क टू रिवॉर्ड, इस पे आप इजीली समझ जाएंगे कि किस वीक्स में हमें कितने क्वांटिटी डाल के कितने पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, और वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी फिर इंटैक्ट रहेगी। सो इसी चीज़ पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। इवन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे वो साइकोलॉजी अचीव किया जाए जहाँ से किसी भी मार्केट साइकिल में मैं प्रॉफिट जनरेट कर पाऊँ और वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे कैप्चर कर पाऊँ। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि कौन से स्ट्रेटजीज को मैंने यूज किया ये रिजल्ट अचीव करने के लिए लास्ट 3 ईयर में। सो जो मेरा स्ट्रेटजी रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी रहा है कि मैं मोमेंटम ट्रेड्स पे ही ज़्यादा वर्क करता हूँ। एक चीज़ मैंने हमेशा से आपको बोला है और ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कन्वे करता हूँ हमेशा कि आप कोई भी स्ट्रेटजी ले लें, आप 100% विनिंग स्ट्रेटजी कोई भी नहीं होता है। आपको अपने साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा। जो भी आपका स्ट्रेटजी या मेथड रहेगा वो हो सकता है साइक्लिक अच्छा रिजल्ट दे लें, लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में हो सकता है कहीं ना कहीं किसी मार्केट साइकिल में वो फेल हो। सो ऐसा कोई स्ट्रेटजी या मेथड नहीं इवॉल्व हुआ है जिस पे लॉस एसोसिएटेड नहीं हो। सो कोई भी स्ट्रेटजी लेंगे आप, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों उसका पार्ट रहेगा। आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपके जो प्रॉफिट्स आए वो बेटर प्रॉफिट्स आए और जो लॉसेस आए वो छोटे लॉसेस आए, और जो ओवरऑल प्लस एंड माइनस बन के हमारे पीएनएल रहे वो हमारा पॉजिटिव में रहे। सो उसी अप्रोच पे हमने वर्क किया है। जो सिंपल एक मेथड रहा है मोमेंटम ट्रेड्स का वो यही रहा है कि सामने से जहाँ पे एक्यूमुलेशन रेफरेंस जोन्स पे जहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो, मार्केट में ब्रेकआउट्स मिले, वहाँ पे केवल ट्रेड्स को प्लान किया जाए, वहाँ बेटर ट्रेड्स प्लान किया जाए। बाकी कुछ अगर छोटे मोटे एक्यूमुलेशन जोन होते हैं तो वहाँ पे हम छोटे रिस्क में जाए। सो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा रोल है कि कैसे मैंने अपने रिस्क को मैनेज किया है, कहाँ मुझे अच्छे ट्रेड्स प्लान करना चाहिए, कहाँ ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए और कहाँ छोटे रिस्क लेना चाहिए, इस पे मैंने फोकस किया है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा है और इस पर मैं अभी भी वर्क करना चाहता हूँ इसी मेथड पे, ताकि मैं और बेटर यहाँ पे रिजल्ट अचीव कर सकूँ। लेकिन जो मेरा सिंपल स्ट्रेटजी रहा है कि कहीं भी जहाँ पे लगता है कि मुझे एक्यूमुलेशन लेवल है, जहाँ रेफरेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इंक्लाइंड ट्रेंड लाइंस पे मैं बिलीव ज़्यादा नहीं करता हूँ। जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, प्रीवियस स्विंग्स एंड सपोर्ट्स हैं, राउंड लेवल्स हैं, या फिर जो आप वाई डाटा सजेस्ट कर रहे हैं वो सबसे एक बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। क्योंकि जो भी एक ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स होते हैं वो लैगिंग होते हैं और जो एक्चुअल डाटा है, जो वाई डाटा है, वो आपको क्लियरली सजेस्ट करता है कि कहाँ पे सेलर्स के एक्यूमुलेशंस हैं। सो एक ऑप्शन बायर को एज वहीं मिल सकता है जहाँ सेलर्स को डिस्कम्फर्ट हो, वहीं पे हमें अपना एज फाइंड आउट करना है कि कहाँ सेलर्स डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं।
अपना एसएल ले रहे हैं और अपने पोजीशंस को रीएडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स पे जब अपना हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो कई बार ऐसा होगा जो साइडवेज मार्केट में हमारे छोटे लॉसेस होंगे वो यहाँ पे कवर होंगे और ओवरऑल हमें प्रॉफिट देंगे। सो सिंपली जो मैंने मेथड चूज किया वो मोमेंटम ट्रेड का चूज किया, क्योंकि वहां पे मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मार्केट खुद से इनिशिएटिव लेता है, वहां पे मैं एक्ट करता हूं। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मेरे फेवर में जाए, कई बार फेक मोमेंटम होते हैं या फिर मोमेंटम रिवर्स होता है, उस केस में सिंपली हमें एसएल अपना लेना है। अदरवाइज जहां प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं वहां पे हमें प्रॉफिट लेना है। लेकिन जो मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि आप एक मेथड को जब आप दोनों साइड उसके देखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ फेल्योर के चांसेस ज्यादा हैं और कहाँ अच्छे इंटेंसिटी के हमें प्रॉफिट मिल सकते हैं, ब्रेकआउट्स अच्छे मिल सकते हैं। तो वो आप लॉन्गर फ्रेम में जब वर्क करेंगे उस पर, तो आपको पता चलेगा कहाँ आपको अच्छा रिस्क लेना चाहिए, कहाँ आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। सो सिंपल एक अप्रोच रहा है मोमेंटम ट्रेड्स का। जो रेफरेंस लेवल है वो मैं ओआई डाटा और प्रीवियस स्विंग्स के बेसिस पे लेता हूं, जो अराउंड लेवल है उसके बेसिस पे लेता हूं। उसके लिए मैं कोई भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करता हूं कि किसी इंडिकेटर के बेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाए। जो भी प्रीवियस स्विंग से ओआई डाटा है उसी के बेसिस पे रहता है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, हाउ टू एक्ट ऑन मोमेंटम। सो कई बार क्या होता है कि मोमेंटम में लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ से इनिशिएट हुआ और कहाँ खत्म हो गया, और उसके बाद से कहीं मार्केट को हम सेटल होने देना चाहते हैं और वहां पे फिर हम एंट्रीज लेते हैं। सो एक ऑप्शन बायर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेलर्स का कंफर्ट जोन कहाँ पे है और डिसकंफर्ट जोन कहाँ पे है। जो हम मोमेंटम निकल जाने के बाद फोमो में एंट्रीज लेते हैं, उसके बाद से प्राइजेक्शन ढूंढते हैं, वहां पे वो सेलर्स का कंफर्ट जोन है। सेलर्स डिस्कंफर्ट कहाँ पे हुए, जहां मोमेंटम क्रिएट हुआ है वहां पे हमें एज लेना है। अदरवाइज एक बार मोमेंटम निकल जाए या फिर मोमेंटम इनिशिएट होने से पहले हम एंट्रीज ले रहे हैं, वो सेलर्स के कंफर्ट जोन है और वहां पे लॉसेस करने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसीलिए उस जोन में हमें मिनिमम रिस्क में ऑपरेट करना है, और जहां पे सेलर्स डिस्कंफर्ट हो रहे हैं उस जोन में हमें मैक्सिमम रिस्क में ऑपरेट करना है, या फिर अच्छे क्वांटिटीज में वहां पे वर्क करना है। हम सिमिलर क्वांटिटी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट हर एक लेवल्स पे नहीं रख सकते हैं, देन वहां पे हमें वो रिजल्ट फिर अचीव नहीं होंगे। सो कोई भी सपोज यहाँ पे 100 पॉइंट का अगर मोमेंटम क्रिएट होता है, सो वहां पे हमारा जो अप्रोच रहना चाहिए, एक जजमेंट पीरियड होना चाहिए कि यहाँ तक मुझे जज करना है कि ये एक्चुअल में मूवमेंट है या फिर ये नॉर्मल मार्केट का फ्लक्चुएशन है। जैसे ही हमें लगे कि नहीं ये एक रेफरेंस लेवल पे एक मोमेंटम इनिशिएट हो रहा है, देन वहां पे जैसे एक जजमेंट पीरियड हमारा ओवर होता है, वहां पे फिर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 100 पॉइंट का एक मोमेंटम इनिशिएट होकर एंड होता है, तो 20 पॉइंट या 25 पॉइंट मुझे ऐसे जज करने में लग गया कि यहाँ पे ये मोमेंटम है या फिर नॉर्मल जैसे मार्केट चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है। जैसे ही मुझे लगा कि ये ब्रेकआउट्स हो रहा है और प्रीमियम पे वो चीज अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है विद इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जो रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम है वो हमें फास्ट मिल रहा है, देन वहां पे हम वहां एंट्री प्लान कर सकते हैं आफ्टर दैट 20-25 पॉइंट्स, और वहां पे कहीं भी बीच में एंट्री लेके हम कहीं ऊपर के साइड यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होते जाएगा, वहां पे जो हमारा एंट्री का लेवल होगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा टुवर्ड्स द मोमेंटम इनिशिएशन, और जो एग्जिट्स होंगे वो हमारे टुवर्ड्स द मोमेंटम एंड हमारा जाता रहेगा। और जो हमारा प्रॉफिट कैप्चर्ड रहेगा वो हो सकता है इनिशियली छोटे रहें, जैसा मेरे साथ भी होता था, और बाद में जैसे एक्सपीरियंस आपको गेन हो जाएगा वो प्रॉफिट का जो रेंज है वो धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसपे हम वर्क करें तो यहाँ पे वो रिजल्ट अचीव हो सकते हैं। अदरवाइज हम सालों अगर केवल एक्यूरेसी पे अगर डिपेंड रहे कि कोई इंडिकेटर बेस हमें एक्यूरेसी मिल जाए, तो वो यहाँ पे किसी डिफरेंट मार्केट साइकिल में हो सकता है अचीव ना हो और वहां पे फिर से हमें खराब रिजल्ट्स मिल जाए। सो जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो सारे मार्केट साइकिल में किसी भी वीक्स में वो एप्लीकेबल है, वो यही है कि मार्केट को हम फॉलो करें, प्रेडिक्ट या फिर एंटिसिपेट ना करें। और यही मेरा 3 साल का स्ट्रेटेजी रहा है कि मार्केट को मैं फॉलो करूं और अपने साइकोलॉजी पे वर्क करूं रेदर देन फाइंडिंग द बेटर एक्यूरेसी। सो बेटर एक्यूरेसी फाइंड आउट करने से अच्छा है कि आप अपने साइकोलॉजी पे वर्क करिए, एक सिंपल सा फिक्स मेथड पे वर्क करके। सो वही चीज से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे ही आपका साइकोलॉजी और बेटर होते जाएगा, हो सकता है जो आपके लॉसेस हैं वो और छोटे होते जाएं और जो प्रॉफिट्स हैं वो और बड़े होते जाएं। और ये अगर रेशियो सही होने लगा तो हो सकता है आप अच्छे ग्रोथ के टुवर्ड्स यहाँ पे जा सकें और एक अच्छा बैकअप क्रिएट कर सकें। जैसे ही एक अच्छा बैकअप क्रिएट हो जाता है, आपका अकाउंट
क्रिएट हो जाता है, बड़ा अकाउंट एक जैसे बनने लगता है, हो सकता है हम कुछ छोटे पार्ट्स को हम बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड में हम ऑपरेट करा पाएँ। तो वो चीज़ तब पॉसिबल है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप होगा। फिर क्या होता है कि हम छोटे से अपने जो कैपिटल का अमाउंट है उसको हम बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड में ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक वो अचीव नहीं होता है, वो बैकअप नहीं क्रिएट होता है, हम अभी छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:2.5 इससे ज़्यादा का हमें अभी नहीं सोचना चाहिए। और छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर ऑपरेट करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी भी बेटर रहेगी और जो हमारा कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो कोशिश करना है कि पहले कंसिस्टेंट कुछ प्रॉफिट जनरेट करें इनिशियल स्टेज ऑफ कैरियर में, और उसके बाद से जैसे हमारा बैकअप स्ट्रांग हो जाए वहां से हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को और बेटर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पहले ही आके बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड में ऑपरेट करते हैं और फिर उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है ड्यू टू एक्यूरेसी, और वहां पे कैपिटल भी अगर 3-4 बार ड्रॉ डाउन हो जाए वहां से फिर हमें मार्केट से बाहर निकलना पड़ता है और हो सकता है फिर हमारा ट्रेडिंग करियर वहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन एक सिस्टमेटिक अप्रोच अगर रखेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे मार्केट में सस्टेन होने का, देन वहां पे आप लंगर टाइम फ्रेम में हो सकता है अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाए। लेकिन हमें ग्रीडी नहीं बनना है, अपने ग्रीड और फियर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर को यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। सो अभी यही गोल है, जो मेरा आगे का 1-2 साल का जो प्लानिंग है वही है कि स्लो एंड स्टडी अभी ग्रो किया जाए और मार्केट का एक्सपीरियंस लिया जाए। क्योंकि जो बैंक निफ्टी में एक एक्सपीरियंस आ रहा था वहाँ पे जैसे वो वीकली एक्सपायरी क्लोज हुआ है, यहाँ पे फिर से एक नए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फिर से ट्रेडिंग इनिशिएट करना पड़ा है। तो फिर से हमें वो टाइम पीरियड चाहिए फिर से मार्केट को एडॉप्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे हम एक्सीलरेटेड ग्रोथ के टुवर्ड्स फोकस कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें स्लो एंड स्टडी ग्रो पे ही फोकस करना पड़ेगा और धीरे धीरे हमें ट्रेडिंग में आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सेबी का डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मोर देन 95% पीपल यहाँ पे लॉस करते हैं। तो आप अगर छोटा भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तब भी आप उस 5% में आते हैं जहाँ पे ओवरऑल लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। हाँ, उसको एक्सीलरेटेड ग्रोथ कैसे बनाना है उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए ग्रीडी जितना बनेंगे उतना मार्केट में चांसेस हैं कि आप बाहर हो जाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जहाँ पे बहुत जल्दी एक्सीलरेटेड ग्रोथ को वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसको देख के हमें फिर से मोटिवेट नहीं होना है। पहले हमें अपने आप के साइकोलॉजी को समझना है कि क्या मैं वो वैसा रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर इन केस ऐसा होता है कि मैं वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो हमें स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सीलरेटेड ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। लेटर स्टेज ऑफ आवर कैरियर वो चीज़ अचीव किया जा सकता है जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।